राजू बेटा सुनो ना। हाँ माँ, बताइए क्या कह रही हैं। अरे बेटा, मैं क्या करूं बताओ। मैं एक वृद्ध महिला हूँ और वृद्ध महिला होने के कारण मैं तुम्हारा पालन पोषण अब कैसे करूं। तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें छोड़कर चले गए, वह तो किसी और देश में रहने लगे जाकर, और तुम्हारी उन्होंने सुध तक ना ली। लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारे माता पिता अभी भी हैं, लेकिन वह तुमसे मिलने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। अरे माँ, तो इसमें क्या है, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। बेटा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है ऐसे रहते हुए। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी दादी के संग रहता हूँ। यह तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुख देता है। और माँ, और मैं करूँ भी क्या, क्योंकि मैं तो आपके संग रहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा संतुष्टि होती है कि मैं अपनी दादी के संग रहता हूँ। तो बेटा यह बताओ, तुम मेरी मेरे संग रहते हो, तब तुम्हें यह नहीं लगता है कि तुम्हारे भी भाई बहन होते। हाँ माँ, लगता तो है, लेकिन क्या करूँ। मेरे भाई बहन नहीं है, लेकिन मेरी दादी तो है। दादी जिसके पास होती है वह तो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब बच्चा होता है, और वह तो मेरे पास है। और बाहर जाकर देखो, मैं जिस भी जगह जाता हूँ, सब दादी को इधर उधर ही ले जाया करते हैं और दादी की ही निंदा करते हैं। लेकिन मेरा तो सौभाग्य है कि मेरी दादी है, और दादी होने के कारण मैं उनकी परवरिश में पल बढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। यह बात दिनों दिन जब बूढ़ी दादी करती है, तब राजू बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के संग रहने लगता है। बूढ़ी दादी में एक ऐसी बात होती है कि वह किसी को भी भूखा नहीं देख सकती थी। वह दयावान बहुत थी। इन्हीं दिनों एक बार जी बूढ़ी दादी के पास आए। दादी, ओ दादी, मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, और ना समझ करने के कारण अब मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहाँ रहूं। अरे बेटा, तुम कहाँ रहो, तुम मेरे घर पर रहना। और सुनो, भूख प्यास की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारी दादी हूँ। और कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें एक मेले में छोड़ गए थे। हाँ, मैं लेकिन करूं भी क्या। आप तो सब जानती हैं कि मैं बालक हूँ, और बालक को भूख भी लगती है। अरे बेटा, तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो। चलो तुम मेरे घर पर, और मेरे घर पर जब तुम खाना वगैरह खा लोगे, तब बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के संग मेरे ही संग रहना। मेरा पोता भी है, वह तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, चलिए। यह कहते हुए बूढ़ी दादी अपने घर में को ले आती हैं। जब राजू देखता है कि उसे एक अपना भाई मिल गया है, तब वह कहता है, दादी माँ, आप तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आई हैं। कल परसों में आप मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे भाई बहन नहीं है, तुम्हें कैसा लगता होगा। आज आप मेरे लिए एक भाई ले आई, ये कितनी गौरव की बात है और कितना अच्छा लग रहा है। अरे बेटा, तुम मेरी परवरिश में पले हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। अगर तुम अपने माता पिता के परवरिश में पले होते, तब तुम अपने ही आप को कोसते, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारा पालन पोषण करना अच्छा नहीं लगता था। वह अपने ऐश और आराम में जीना चाहते थे। हाँ दादी, आप एकदम ठीक कहती हैं। मुझे उसकी कतई भी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी दादी बहुत ही ज्यादा नेक दिल है। यह बातें होती रहती हैं। जब बातें होते ही होते बरसों बीतने के पश्चात दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब दादी कहीं जा रही होती हैं, महिलाएं मिलती हैं। अरे दादी, आपका पोता तो बड़ा हो गया है, क्या उसका विवाह नहीं करना है। हाँ, मुझे विवाह करना है, लेकिन तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। अरे मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, मेरी भी एक लड़की है जो बड़ी हो गई है। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे ही लड़के से विवाह कर दूं। ऐसा विचार तुम्हारे मन में आया है तो वह ठीक है, लेकिन क्या तुम विवाह करने के लिए इच्छुक हो। हाँ, मैं क्यों इच्छुक नहीं होंगी। मेरे मन में यह बात चल रही थी तो मैंने आपसे कह दी। आप जैसा समझे वैसा करें। हाँ,
मैं ऐसा ही करूंगी। राजू से कल पूछ लूंगी और तुम्हें बता दूंगी। यह कहते हुए बूढ़ी दादी घर पर आ जाती हैं। राजू बेटा, अब तो तुम बड़े हो गए हो, विवाह भी तुम्हारा करना है, इसलिए मैं अपनी एक बहू जैसी लगती है उससे मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर कर आई हूँ। अरे माँ, आप जैसा समझे वैसा करें। यह बात जब वही लड़का जो दादी बचपन में उसे लेकर आई होती है सुनता है, अरे दादी, अगर इसका विवाह कर देंगी तब मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा तब मैं कैसे रहूंगा। दादी तो धनवान भी हैं और धनवान होने के कारण मुझे तो इस घर का कोई भी कोना नहीं मिल पाएगा। सब तो इस राजू का ही हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा। अब ऐसी बातें सोच ही रहा होता है कि मन में उसके एक युक्ति आती है। युक्ति आकर भेष बदलकर वह उसी ही स्त्री के पास पहुंचता है जिसकी पुत्री का विवाह वह दादी से तय कर कर आई थी। भाग्य दिखवा लो, भाग्य दिखवा लो। अरे साधु जी, आप भाग्य देख लेते हैं तो जरा मेरा भाग्य बताइए कि मेरा भाग्य कैसा होगा। अरे मेरे संग छल हो रहा है। अरे तुम्हारा भाग्य को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे संग कोई छल हो रहा है। हाँ, यह बताओ, तुम्हारी कोई जवान लड़की है? हाँ है। तो उसका विवाह होने वाला होगा। हाँ होने वाला है। तो उसका विवाह जिस लड़के से तुम करना चाहती हो वह तो बहुत ही ज्यादा व्यसनी है। वह तो जुआ शराब जितने भी कर्म होते हैं वह सभी करता है और तुम्हारे संग धोखा हो रहा है। कहीं तुम मोह में आकर अपनी लड़की का जीवन मत तबाह कर देना। यह बात जब वह स्त्री सुनती है, अरे कैसी बात करते हो, जाओ यहाँ से। मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी लड़के से कर रही हूँ जो बूढ़ी दादी की परवरिश में पला बड़ा है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि वह इस प्रकार से जुआरी हो। कतई भी नहीं हो सकता है, इसलिए जाओ। यह बात जब वह स्त्री के कान में डालकर आता है और वह बार बार यही सोचने लगती है कि बूढ़ी दादी ने जो परवरिश राजू की है, क्या मेरी लड़की दुखी रहेगी। इधर जैसे ही वह लड़का जिसका नाम सोनू होता है वह आता है, सोनू आकर अपनी ही दादी से कहता है, भेष बदला होने के कारण दादी पहचान नहीं पाती हैं। दादी जी, आपके घर में कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बेटा बताओ, तुम्हें तो सब खाने को मिलेगा, लेकिन मैंने सुना है कि गांव में तुम भविष्य देखते हो और सभी का भविष्य बता देते हो। हाँ, भविष्य मैं सबका देखता हूँ, तुम्हारा भी देख सकता हूँ। तो बताओ मेरा भविष्य क्या होगा और मेरे पोते का भविष्य क्या होगा। मैं आपके भविष्य और आपके पोते के भविष्य को देखकर यह गणना में मुझे आ रहा है कि आपके संग तो कोई धोखा होने वाला है, क्योंकि आपकी बहू तो एक चरित्रहीन होगी। चरित्रहीन होने के कारण आपका कुल कतई भी नहीं चल पाएगा, वह परपुरुष से मिला करेगी। यह बात सुनकर बूढ़ी दादी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं और उसे डांटते हुए कहती हैं, खबरदार, तुमने जो ऐसी बात कही, मेरी होने वाली बहू के बारे में तुम चरित्रता की बात कर रहे हो। मैं भी एक स्त्री हूँ और मुझे पता है कि स्त्री होना कितनी गर्व की बात होती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक स्त्री के विषय में ऐसी बात कर रहे हो। हम भारतीय नारियां हैं और कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। अरे दादी जी, मैं तो आपके भविष्य को देखकर बता रहा था, कहीं मैंने अपने मनगढ़ंत बातें तो नहीं कही। अरे कुछ भी हो, जाओ यहाँ से। यह बात दादी के मन में बैठ जाती है और दादी बार बार सोचने लगती हैं कि कहीं जो उसने कही बात है वह सत्य ना हो जाए। दादी, आज तो मेरा विवाह होने वाला है, क्या आप सच धज कर नहीं चलेंगी? अरे बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बुढ़ापे में मैं कहाँ से सज धज लूं, और बुढ़ापा जितना कम हो उतना सही रहता है। लेकिन मैं तो बुढ़ापे की उस सीमा पे आ चुकी हूँ जिस सीमा पे श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अरे दादी, आज मेरी शादी है और शादी के दिन आप श्रृंगार नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा? अरे बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। जब वही दिन वही घड़ी आ जाती है जब दोनों का विवाह होने वाला होता है, वह यही बात चल रही होती है कि यह लड़की कहीं चरित्रहीन ना हो। तब वही स्त्री जो लड़की की माँ होती है जिसका नाम प्रभा होता है, प्रभा कहती है, अरे मेरे मन में जो संशय है क्या आप लोग निकाल सकते हैं? आओ, क्या कहना चाहती हो?
मेरे मन में यह संशय है कि यह लड़का कहीं व्यसनी तो नहीं है, कहीं शराब जुआ तो नहीं खेलता है। मेरे मन में ऐसा आ रहा है, क्या यह ऐसा हो सकता है? नहीं, अचानक से मेरे मन में ऐसा ख्याल ख्याल आया। अरे, मेरे पोते के विषय में ऐसी कहने की जरूरत कैसी हुई तुम्हारी? तुम्हें शर्म नहीं आती है कि मेरे पोते के विषय में ऐसी बात करती हो? तो तुम्हें जात पड़ताल कर कर ही मेरे पोते से विवाह करना चाहिए था। फिर तुमने ऐसी बात कही क्यों? यह बात जब मन में सोच लेती है कि दादी की परवरिश में कोई भी कमी नहीं है और ये लड़का एकदम ठीक है, तब वह दोनों का विवाह कर देती है। कुछ दिन के पश्चात दादी के घर में दोनों लोग रहने लगते हैं। अब तो दादी की बहू भी आ जाती है। बहू आने के कारण दादी अब कुछ ज्यादा कार्य नहीं करती थी, बस घर में बैठी ही रहती थी। दिन दादी ने देखा कि हमारी बहू किसी से बात कर रही है। जब वह देखने के लिए गई, तब वह एक आदमी होता है। उसे देखकर वह सोचने लगती हैं और कुछ बातों की आवाज आ रही होती है, क्योंकि इस व्यक्ति से वह बात कर रही होती है, उसका उन्हें शकल नहीं दिखती है। इसके कारण वह कुछ इस प्रकार से सुनती हैं। हाँ, ठीक रहा, आप पूरा हिसाब कर लेना। हाँ, मैं पूरा हिसाब कर लूंगा, लेकिन तुम्हें समय पर आना पड़ेगा। हाँ, समय पर मैं आ जाऊंगी, लेकिन समय पर आने के लिए यह बताओ कि कहाँ पर आना है। तुम्हें अपने ही गांव के नजदीक ही आना है। यह सुनकर दादी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं और घबरा जाने के पश्चात अपनी बहू का पीछा करते हुए जाती हैं और देखती हैं कि एक व्यक्ति से वह इतना लगाव के संग बातें कर रही है कि दादी घर पर आकर अपनी बहू से कहती हैं, क्यों री, किससे मिलने के लिए गई थी? और तुझे शर्म नहीं आती है कि तेरा पति होते हुए गांव मोहल्ले के व्यक्तियों से तू ऐसी बातें करती है कि यही तेरा पति हो? तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। आप जो सोच रही हैं वह कतई भी नहीं है। कल जो आपने दूध पिया था, मैं उसका ही हिसाब की बात कर रही थी। लेकिन दादी के मन में यही आता है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा गलत है, चरित्रहीन है। उस बाबा का कहा हुआ मुझे सत्य दिखाई दे रहा है। यह बात सुनते हुए बहुत ही ज्यादा नाराज होकर दादी बैठ जाती हैं और अपनी बहू से बात नहीं करती हैं। जब रात्रि के समय राजू आता है। ए जी, सुनते हो? आपकी दादी तो मुझसे बात नहीं कर रही हैं और उन्होंने ऊपर से चरित्रहीनता का नाम मुझे दे दिया है। ऐसे कैसे चल सकता है? अरे, मैं अपनी माँ से बात करूंगा। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, उन्हीं ने मुझे पाला पोसा है और तुम ऐसी बात मत कहा करो। यह बात जब राजू अपनी दादी से पूछता है, तब दादी कहती, अरे, तुम्हारी बहू जिस व्यक्ति से मिलने के लिए गई थी, जरा पूछो तो वह व्यक्ति कौन था? जब यह बात अपनी पत्नी से पूछने के लिए राजू आता है, क्यों, यह बताओ, दादी कह रही हैं कि तुम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गई थी। अरे, मैं दूध का हिसाब करने के लिए गई थी। दादी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं, तब कल खुद ही चलकर देख लेना और देखना कि मैं दूध का ही हिसाब कर रही थी। तो यह बताओ, तुम किस समय उससे दूध का हिसाब करने के लिए जाओगी? मैं दोपहर के समय चली जाऊंगी, आप भी देख लेना।